हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में बात करेंगे आपका जो बीए फर्स्ट ईयर जो हिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें भारत का इतिहास आपका टॉपिक है। उसी के साथ में बात करने वाला हूं प्रारंभ से जो आपकी 1200 ईस्वी तक की है उसमें पूरी की पूरी डिटेल के बारे में डिस्कशन करूंगा। आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसी के साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का जो कोटा का जो सिलेबस है मैंने अधिकतर चैनलों पर जाकर विजिट किया है। इसी के साथ में प्ले लिस्टों को भी चेक किया है, अपने को कोई भी पूरा तरीके से सिलेबस नहीं मिल पाता है। साथियों, मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इसके बाद में आपको ना बुक उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आपको कोई अनदर वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। इसका जो अनुभव रहे आपका वीडियो के साथ में वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ में जो भी आपका एग्जाम बेस्ड जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इसी के साथ में जो भी डिटेल्स हैं वो हमने सारी की सारी कंक्लूजन उसको ऐड किया है। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे और इसमें अपन मेन तरीके से बात करेंगे भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो साथियों आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। ठीक है साथियों, तो चलिए बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे साथियों इसमें भारत का इतिहास, यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी। ठीक है, भारत के इतिहास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि भाई भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। आखिरकार जो हमारा भारत का जो इतिहास है उसको जानने के लिए हमारे पास में कौन कौन से कहें कि रिसोर्स या कहें कि स्रोत हैं जो अवेलेबल है, उनके जरिए हम भारत के इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक का क्लियर हुआ सभी का। तो इसको अपन ने क्या है कि दो टाइप्स में बांटा है। दो टाइप्स में कैसे? पहला नंबर आपके सामने साहित्यिक स्रोत, दूसरा आपके सामने पुरातात्विक स्रोत। क्लियर हुआ? कहने का मतलब एक अपना लिटरेरी और दूसरा आपका आई मीन दैट जो आपका फिजिकली होता है वो। क्लियर हुआ? बात करेंगे साहित्यिक में क्या है, जो हमारा जो लिटरेचर का होता है उसमें क्या होता है। उसमें देखिए साथियों आपके पास में है पहला धर्म ग्रंथ। ठीक है, उसी के साथ में धर्म ग्रंथ में कौन कौन से, जैसे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ और आपका है बौद्ध साहित्य और आपका जैन साहित्य। क्लियर हुआ यहाँ तक का? अब साथियों इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें कौन कौन से हैं। तो उसमें क्या आता है आपका जो आपका अभिलेख और आपका स्मारक और आपकी मुद्राएं। कहने का मतलब अभिलेख आपके जो भी लेख होते हैं वो, स्मारक जो भी कहने का मतलब जो भी स्टेचू वगैरह होती हैं वो सारी की सारी स्मारक के अंडर में आती हैं, या कहीं कि उन्हीं को स्मारक कहा जाता है। जैसे अपन ने देखा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अभी हाल फिलहाल में अपन कहें कि हाल फिलहाल में सरकार ने एक जैसे सरदार पटेल का बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है, बहुत बड़ा स्मारक बनाया है, तो वो क्या है, वो स्मारक कहलाता है। ठीक है, मुद्राएं क्या होता है, जैसे कि हमारी जो करेंसीज होती है, जैसे इंडिया में हमारे रुपया चलता है, बाहर कहीं पर डॉलर चलता है, कहीं पर सीवी चलता है, कहीं पर सीवीएस चलता है। ठीक है ना साथियों, क्लियर हुआ यहाँ तक का? ये सारी की सारी हैं। ठीक है, और मुद्राएं, यहाँ पे मुद्राएं क्यों एक्सप्लेनेड है या कहीं कि यहाँ पे मुद्राएं हैं उनका जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि जैसे पहले राजा महाराजा होते थे उस टाइम पर क्या है कि ना सिक्के उसके बजाय मुद्रे चलते थे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक का? इसी के साथ हम बात कर लेते हैं। आपके सामने फर्स्ट पॉइंट हमने लिख रखा है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ एवं समसामयिकी ग्रंथ। क्लियर हुआ? ये क्या हमारे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं। और इसी के साथ में आपका सेकंड नंबर पे आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है ना, मतलब कि जो फॉरेन से जो भी हमारे ट्रैवलर आए या कहें कि जो फॉरेन के जो ट्रैवलर आए थे उन्होंने क्या क्या उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है, क्या क्या उन चीज़ों के बारे में बताया, क्या क्या उन चीज़ों के बारे में लिखा है। ठीक है साथियों, यहाँ तक का क्लियर हुआ फंडामेंटल। ये हमारे सारे के सारे क्या है, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं। ठीक है साथियों, एक बार इनके बारे में मैं पुनः आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि भाई ये किस किस टाइप से हमारे लिए मेन या कहें कि किस किस टाइप से जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। देखिए पहला साहित्यिक स्रोत के बारे में बात की थी, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेड है, और इसी के साथ में पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, कहने का मतलब जो भी आपके फिजिकली अपन कहें कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग है जो। ठीक है, साहित्यिक ग्रंथ अपन बहुत आसानी से देख पाते हैं इन सारी चीज़ों को, ब्राह्मण ग्रंथ और आपके सामने है आपका बौद्ध साहित्य और इसी के साथ में आपका जैन साहित्य। ये सारे आपने पढ़े भी होंगे या ना पढ़े होंगे तो इनके बारे में अवश्य सुना होगा। ये हमारे भारत के इतिहास को बताते हैं या अपन कहें कि भारतीय इतिहास के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक का? दूसरा आ रहा है आपके सामने अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं। इनके बारे में मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसी के साथ में बात करेंगे नेक्स्ट नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने यहाँ पे अब जैसे कि मेन जो अपना मेन मुद्दा आता है इसके बाद में उठ करके कि भाई भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से थे आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है ना, अब उसी के साथ में हमारे पास में आपका आ जाता है नेक्स्ट नंबर पे आपके सामने वेद। ठीक है, वेद क्या है, वो हमारे भारतीय इतिहास को बताते हैं। ठीक है साथियों, अब वेद के बारे में बात करेंगे। ये वेद क्या है, ये हमारे ग्रंथ है। ठीक है ना, तो उसके बारे में क्या है, जैसे ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ठीक है, क्या हुआ कि मतलब कि जो भी हमारा जो सबसे प्राचीन जो वेद है उसमें क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य के अकॉर्डिंग, मतलब कि आई मीन दैट जो ब्राह्मण साहित्य होता है वो इस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है ना, इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने, इसमें आर्यों की प्राचीनतम आपका रचनाओं का और कहें रचनाओं का संकलन है। ऋग्वेद में 10 मंडल है जिनमें से 1028 सूक्त है। क्लियर हुआ? और इसी के साथ में आ रहा है अन्य 3 वेद हैं। कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद और आपका अर्थवेद। क्लियर हुआ? यहाँ पर कहें कि अथर्ववेद। ठीक है, इसी के साथ में आ रहा है
कि इनसे उत्तर वैदिक कालीन आय 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। सामवेद के अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अर्थवेद में अनेक विषय हैं जैसे ब्रह्मज्ञान, धर्म, औषधि, रोग निवारण आदि। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा आपके सामने, अर्थवेद में हमें धार्मिक अंधविश्वास भी दिखाई देते हैं। ठीक है, सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए साथियों, अर्थवेद है उसमें क्या है कि हमें धर्म के बारे में जो अंधविश्वास हैं उन चीज़ों के बारे में भी हमको देखने के लिए मिलता है, उन चीज़ों के बारे में भी हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके बारे में अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पे आगे, कर्म कांडों की प्रतिष्ठा के बढ़ने के कारण इनका निर्माण किया गया। मतलब कि पहले के टाइम पे क्या था कि कर्म कांड को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, जैसे कि आज के टाइम पे एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ना कि कर्म कांडों के बारे में। ठीक है ना, तो पहले के टाइम पे क्या था कि कर्म कांडों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, इन आदि ग्रंथों के अभाव में संभवतः आर्यों के विस्तार का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना कठिन हो जाता है। उपनिषद भी इसी काल की रचनाएं हैं। इनसे हमें प्राचीन आर्यों के दार्शनिक विचारों का ज्ञान होता है, जैसे कि सृष्टि की रचना किसने की, जीव क्या है, मृत्यु के बाद जीव का क्या होता है, ईश्वर का स्वरूप क्या है आदि। ठीक है, कहने का मतलब देखो, अब यहाँ से क्या हुआ था, पहले हमें किस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती थी कि भाई हमें प्राचीन जो आर्यों के जो दार्शनिक विचारों का ज्ञान होता था ना, उसमें क्या होता था कि भाई सृष्टि की रचना किसने की, उसके साथ में जो जीव होता है वो क्या होता है, और मृत्यु के बाद जीव का क्या होगा, और ईश्वर स्वरूप क्या है आदि आदि। ये सारे के सारे कहने का मतलब जो हमारे समझ से परे हैं। कहने का मतलब समझ से परे कैसे, कोई भी स्टूडेंट है वो इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ता है, वो ओनली फॉर पढ़ता है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारी एग्जाम में आते हैं। तो उन्हीं के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि साथियों आपकी जो बुक्स है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, मुझे पता है, और आप मात्र 1 महीने के अंदर में या कहें कि पूरे टाइम के अंदर में आप उन चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाते। तो इसी के लिए हमने एक वीडियो सोल्यूशन आपके सामने लेकर के आए। आप इनको मतलब कि कहने का मतलब अगर आप इनको वॉच भी नहीं करते, आप इसको ओनली फॉर ऑडियो टाइप से फॉर्मेट से भी सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आपके सामने है बहुदेववाद के स्थान पर एक ब्रह्म की स्थापना करना इनका उद्देश्य है। उपनिषद में ईश, केन, कठ, प्रशन और आपका मुंडक, मांडक, ऐतरेय, तैत्तरेय, श्वेतश्रेय, छांदोग्य और आपका बृहदारण्यक, मैत्रायणीय और आपकी काशी तक की महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ यहाँ तक का। वेद के बारे में जो भी डिटेल्स थी वो आपने अच्छे तरीके से जाना वेद के बारे में कि वेद क्या है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है, और उसी के साथ में उनमें जो धार्मिक, जो सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक जीवन पर प्रकाश पड़ता था उनके अनुसार भी, और इसमें आर्यों की जो प्राचीनतम जो उनकी रचनाएं थी उनका संकलन था, और उसमें 10 मंडल और आपकी 1028 सूक्तियाँ थी। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए साथियों बात कर लेते हैं इसी के साथ में, नेक्स्ट पे चलेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने आपका वेदांग। ठीक है, अब बात करेंगे वेद के बाद में दूसरा नंबर आ रहा है आपके सामने वेदांग का। ठीक है, आखिरकार वेदांग क्या है और वेदांग के बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो भारतीय इतिहास का जो स्रोत होता है उनके बारे में बताते हैं। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं इनके बारे में कि भाई ये वेदांग क्या है। वैदिक काल के अंत में वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। कहने का मतलब जो वेद थे उनको ठीक तरीके से हमें किस तरीके से समझ में आए, किस तरीके से हम उन चीज़ों को पढ़ पाएँ, किस तरीके से उनके मीन्स को समझ पाएँ, किस तरीके से उनका अर्थ है वो हमारे भेजे में उतर पाए। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या किया गया था कि उनके लिए वेदांगों को बनाया गया था, उन चीज़ों को कंपोज किया गया था। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ रहा आपके सामने कि वेदांग है वो कितने होते हैं, या कहें कि वेदांग हैं जो कितने प्रकार के हैं, कितने होते हैं। ठीक है, उसी के साथ में साथियों आपके सामने है कि वेदांग है वो कितने हैं, टोटल 6। क्लियर हुआ। इसी के साथ में आ रहा आपके सामने आपका पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और आपका ज्योतिष। क्लियर हुआ यहाँ तक। साथ में आ रहा आपके सामने वैदिक स्वरों का जो शुद्ध उच्चारण करने के लिए क्या किया गया, शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ। कहने का मतलब जो शिक्षा शास्त्र था उसका किसके लिए निर्माण हुआ, वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए। कहने का कि जब मतलब कि अपन जो भी शब्द बोलते हैं उनके लिए अपना जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आता है उसके लिए क्या किया गया, शिक्षा शास्त्र का निर्माण किया गया। ठीक है, ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है वो क्या कहलाते हैं, कल्प सूत्र कहलाते हैं। क्लियर हुआ। कल्प सूत्र के 3 भाग है, कौन कौन से हैं, वह आपके सृत सूत्र और आपका ओनली सूत्र और आपका धर्म सूत्र। स्रोत सूत्रों में यज्ञ संबंधी और नियमों का उल्लेख है। ठीक है, कौन कौन से नियमों का उल्लेख है, यज्ञ संबंधी नियम है उनके बारे में है। ठीक है, यह गैर सूत्रों में मनुष्य के लौकिक और आपका पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है। धर्म सूत्रों में धार्मिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण और पाणिनिक अष्टाध्यायी है, और यास्क ने निरुक्ति की रचना की और इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। इसी के साथ में वेदों में अनेकों छंदों का प्रयोग मिलता है। इसके स्पष्ट है वैदिक काल में ही छंद शास्त्र का बहुत विकास हो चुका था। कहने का मतलब जो हमारे छंद अब भी चलते हैं, जो छंद शास्त्र है उसका वैदिक काल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस या कहें कि उसका डेवलपमेंट हो चुका था। क्लियर हुआ यहाँ तक।
चलिए साथियों, इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर आ रहा है आपके सामने आपका स्मृति ग्रंथ। क्लियर हुआ? स्मृति ग्रंथ क्या है उसके बारे में बात करते हैं आप। ठीक है, स्मृति ग्रंथ का कहने का मतलब सूत्र साहित्य के बाद स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। जो सूत्र साहित्य का था उसके बाद में जो हमारे स्मृति के जो ग्रंथ थे उनके बारे में रचना हुई या उनको कंपोज किया गया। ठीक है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, मतलब इनके बारे में कोई भी अपन डेफिनेट नंबर्स नहीं कह सकते कि भाई कितने हैं। जैसे अपन ऋग्वेद के बारे में बता देते हैं अपन, और कहीं कि भाई उनमें जो भी अंदर टाइप्स होते हैं उनके बारे में बता सकते हैं, उसी के साथ में उनमें जो शुक्तियाँ भी थी उनके बारे में बता सकते हैं। बट लेकिन इसके बारे में स्मृति ग्रंथ के बारे में कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक का? और इनमें 5 स्मृतियाँ महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब इसमें जो सबसे मेन या इंपॉर्टेंट जो स्मृतियाँ होती हैं वो कौन सी होती है? 5 होती है। ठीक है, उनमें कौन कौन सी होती है? पहली होती है मनु, दूसरी होती है याज्ञवल्क्य, और तीसरी आपके सामने नारद और बृहस्पति, इसी के साथ में आपका कात्यायन। क्लियर हुआ? सबसे जो सबसे प्राचीन या अपन कहें कि सबर ने जो प्राचीन स्मृति है जो किसकी है? मनु की है। इसका रचनाकाल ईस्वी पूर्व 200 से और इसी के साथ में से 200 ईस्वी पूर्व से ईस्वी पूर्व 100 के बीच माना जाता है। क्लियर हुआ? इसी के साथ में याज्ञवल्क्य का वो क्या है? 100 से 300 ईस्वी तक का, और इसी के साथ में नारद का है जो 100 से 400 ईस्वी तक, बृहस्पति है जो 300 से 500 ईस्वी तक, और कात्यायन का है जो 400 से 600 ईस्वी की स्मृतियों में प्राचीन भारतीयों की धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का आभास होता है। साथियों यहाँ तक का क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने कि मनु व याज्ञवल्क्य की स्मृतियां वर्तमान हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा नारद, बृहस्पति एवं कात्यायन की स्मृतियों में प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था व कानूनी पक्ष पर कार्य करती हैं, या अपन कहें कि उन चीज़ों के ऊपर लागू होती हैं। देखिए साथियों, स्मृति ग्रंथ की जो मैं कहूँ कि उसमें जो 5 जो इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए वो आपके सामने एक्सप्लेनेड हैं, वो आपके सामने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, उनके बारे में बताया गया है कि भाई वो कौन कौन से हैं जो आपको जो 5 है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे तरीके से उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में एक बार याद कर लेना चाहिए। तो मैं आपको उसको फिर से रीडिंग मार देता हूँ, उसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए साथियों, पहले से पहले कौन सा था इसमें? आपका जो आपका मनु, और दूसरा था आपका याज्ञवल्क्य और नारद, बृहस्पति और आपका कात्यायन। ठीक है, उसमें कौन कौन से चले थे? फर्स्ट नंबर वाला था आपका वो चलाता था आपका 200 ईस्वी से और आपके 100 ईस्वी के बीच में। ठीक है, इससे पूर्व के बीच में बात कर लेते हैं। इसी के साथ में 100 से 300 के बीच में नारद वाला था आपका 100 से 400 के बाद में। नेक्स्ट था बृहस्पति वाला, वो था आपका 300 से 500 ईस्वी, और इसी के साथ में आपका जो आपका कात्यायन है वो था आपका 400 से 600 ईस्वी के मध्य। क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलिए साथियों, बात कर लेते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट इसी के साथ में आ रहा है अपने सामने जो आपका है नेक्स्ट है आपके सामने स्मृति ग्रंथ के बाद में आपका महाकाव्य। देखिए महाकाव्य क्या होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, महाकाव्यों में रामायण व महाभारत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मतलब कि टीवी सीरियल या कहीं के ड्रामा सीरियल में भी आपने बहुत अच्छे तरीके से या कभी भी कहीं भी जो धार्मिक जो या आध्यात्मिक जो लोग होते हैं वो क्या बताते हैं कि भाई महाकाव्य के बारे में सबसे पहले महाभारत या रामायण की वो संकल्पना देते हैं या उसका उदाहरण देते हैं। ठीक है, महाकाव्य क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा एक ग्रंथ है, उसके बारे में पूरी की पूरी जो महाभारत है उसको सम्मिलित किया गया है जैसे महाभारत के रिलेटेड। और उसी के साथ में जो रामायण है उसमें क्या है कि राम जी का जो भी पूरा जो उनका कहें कि बायोग्राफी या कहें कि उनके बारे में जो भी उनके जो लाइफ का जो डिस्क्राइबेबल जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उसमें बताए गए। इस वजह से वो क्या हो जाता है, एक बड़ा महाकाव्य हो जाता है। ठीक है, उसमें महाकाव्य में रामायण और कहने का मतलब महाभारत में वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपने वर्तमान स्वरूप में या कहें कि वर्तमान रूप में रामायण संभवतः दूसरी शती ईस्वी के अंत में विद्यमान थी और महाभारत का रचनाकाल 400 ईसा पूर्व से और 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। ठीक है, रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है और महाभारत वेदव्यास द्वारा भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। देखिए साथियों, इसी के बारे में बताता हूँ। अब देखिए रामायण है वो किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि की। ठीक है, और इसी के साथ में जो आपका कहें कि आपका जो महाभारत है वो वेदव्यास द्वारा। ठीक है ना, भगवत गीता है वो जो क्या है वो महाभारत का एक ही भाग है। और बात कर लेते हैं कि भाई भगवत गीता है उसमें जो श्री कृष्ण है उन्होंने गीता सार भी बताया था। ठीक है, जिसकी उपादेयता समस्त विश्व में स्वीकार की गई है। कहने का मतलब जो इनका जो वैल्यू है और जो इनका जो नॉलेज है वो क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इन चीज़ों के बारे में अच्छा माना गया है। उन चीज़ों के बारे में कहें कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नोबेल पुरस्कार भी कुर्बान किए जा सकते हैं। ठीक है ना, उसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। भारतीयों की आध्यात्मिक व दार्शनिक अवधारणाओं का इसमें सुंदर व स्पष्ट चित्रण किया गया है। इसी के साथ में रामायण एवं महाभारत दोनों से तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का उत्तम विवेचन प्राप्त होता है। बस इतिहास तिथि क्रमानुसार प्राप्त नहीं होती है। कहने का मतलब जो उनकी जो इतिहास की जो तिथियां होती हैं वो पूरे की पूरी सीरियल के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती हैं, बट लेकिन इनके अनुसार जो हमारी आर्थिक और धार्मिक जो स्थिति है उसका उत्तम अपन कहें कि या कहें कि बेस्ट जो उनका एक्सप्लेनेशन है वो हमें मिल जाता है। ठीक है ना,
बात कर लेते हैं इसी के साथ में। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने आपका पुराण, ठीक है ना। पुराण क्या होता है देखिए, और पुराण के कहने का मतलब पुराण है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है और कौन कौन से टाइप्स है, उसके कितनी उनकी संख्या है, ठीक है ना। तो आपके सामने है कि जो पुराण है वो कितने हैं टोटल, पुराण आपके 18, ठीक है। इसमें मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य प्राचीन पुराण है, ठीक है। शेष बात की रचनाएं हैं। कहने का मतलब जो आपके सामने जो ये सारी की सारी हैं, जैसे ब्रह्मांड 1 और आपका 2, वायु 3, आपका विष्णु और भागवत और मत्स्य प्राचीन पुराण है, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्या है, ये तो है पुराने वाले, ठीक है। अब और उसके बाद में जो भी सारी की सारी जो टोटल बच गई हैं वो सारी की सारी क्या है, वो बाद की है, इनके बाद की। बात करते हैं आगे। प्राचीन भारत का इतिहास लिखने के लिए पुराण बहुत उपयोगी है, ठीक है। प्राचीन जो भारत है उसका जो इतिहास जैसे मान लीजिए अपन लिख पाए और लिखना चाहें तो उसके लिए क्या है, पुराण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कहें कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्लियर हुआ। पुराणों के विषय धर्म, इतिहास, आख्यान, विज्ञान आदि हैं। पुराणों में दी गई राजवंशावली और इसी के साथ में प्राग ऐतिहासिक काल से ही महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के काल की तक की जाती है, ठीक है ना। अब इसी के साथ में बात करते हैं आगे। आपके सामने दे रखा है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से लेकर आंध्र में सातवाहन वंश के पतन तक के राजवंशों और उनके राजाओं के नाम पुराणों में मिलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक का। वस्तुतः पुराणों से इतिहासकारों को सर्वथा यह असंतोष रहा है कि वे तिथिपरक नहीं है और साथ ही काल्पनिक घटनाओं, कथाओं एवं गप्पों से भी परिपूर्ण है, ठीक है साथियों। यहाँ तक का क्लियर हुआ। आपके सामने महाकाव्य और आपका पुराण के बारे में जो डिटेल्स थी, जैसे पुराण कितने थे 18, ठीक है ना। उनके बारे में जो भी कौन से पहले के हैं कौन से बाद के हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने आपका बौद्ध साहित्य, ठीक है। बौद्ध साहित्य क्या होता है, अब देखिए बौद्ध साहित्य से रिलेटेड बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट के बारे में, ठीक है ना। बौद्ध साहित्य आ रहा है आपके सामने। बौद्ध एवं जैन धर्मों के ग्रंथों के प्रणेताओं का उद्देश्य भारत का इतिहास लिखना नहीं, तथापि उन्होंने अपने ग्रंथों से अनायास ही बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक सामग्री का समावेश कर दिया है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि संपूर्ण बौद्ध एवं जैन साहित्य बाद के कालों का लेखनीबद्ध किया गया है, किंतु इसी आधार पर उनमें प्राप्त होने वाली ऐतिहासिक सामग्री को अप्रमाणित नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब जो उनमें प्राप्त होने वाली जो सामग्री है उसको अपन अप्रमाणित भी नहीं कर सकते और ना ही उनको अनरेस्टिकेटेड किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि प्राचीन भारत में संपूर्ण ज्ञान की और विशेषकर धार्मिक ज्ञान को गुरु परंपरा के द्वारा सुरक्षित रखा जाता था। बौद्ध धर्म के आरंभिक राय पाली भाषा में प्राप्त होते थे, किंतु बाद में संस्कृत, मिश्रित संस्कृत, तिब्बती और आपकी चीनी भाषाओं में प्राप्त होते हैं। क्लियर हुआ है यहाँ तक का। बौद्ध साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान त्रिपिटकों का है, ठीक है ना। किसका है, त्रिपिटकों का है, जिसमें विनय पिटक, शुद्ध पिटक और आपका अधिम पिटक और आपका त्रिपिटकों के नाम से जाना जाता है। इनको कौन कौन से, आपका विनय पिटक और इसी के साथ में शुद्ध पिटक और आपका अधि या अपन कहें कि अभिधम्म, ठीक है, पिटक के त्रिपिटकों के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में आपका विनय पिटक को बौद्ध संघ भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए आचरणीय नियम विधान विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। विनय पिटक निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त है, मतलब कि ये सारे के सारे हैं जो किसमें भाग है, या अपन कहें कि इनके कितने पार्ट्स हैं, तो वो हैं 3। और वो कौन कौन से हैं, जिसमें पहला था आपका शुद्ध विभंग, दूसरा आपका खंदक और तीसरा परिवार अथवा परिवार पाठ, ठीक है साथियों। कौन कौन से होते हैं देखिए आपके सामने फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो आपके सुप्त विभंग, दूसरा आपके सामने खंदक और तीसरा है परिवार अथवा परिवार पाठ। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में, ठीक है साथियों। बौद्ध ग्रंथ का हुआ। इसी के साथ में नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने आपका जैन ग्रंथ, ठीक है। जैन ग्रंथ के बारे में अब बात करते हैं। जैन ग्रंथ क्या है। जैन धर्म के ग्रंथ आगम अथवा सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो जैन धर्म का जो ग्रंथ है वो किसके नाम से या किसके सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, वो है आगम, ठीक है ना। जैन आगम साहित्य के अंतर्गत 12 अंग और 12 उपागदश प्रकीर्ण और इसी के साथ में 6 या कहें कि छेदी, शूद्र, नंदिन और अनुयोग द्वार और 4 मूल स्रोत आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में है ग्रंथों में आगमन महावीर स्वामी की शिक्षाओं के साथ साथ उनमें समय की ऐतिहासिक परंपराएं भी मिलती हैं। क्लियर हुआ। कौन कौन से मिलती हैं। जैन धर्म का जो ग्रंथ होता है, या कहें कि जैन धर्म का जो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसको सिद्धांत के रूप में माना जा सकता है, या कहें कि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है आपका आगम। क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलिए साथियों बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के इतिहास पर, मगध जो साम्राज्य हुआ करता था पहले के टाइम में, उसका जो उत्कर्ष का जो इतिहास है, ठीक है ना, उसका जो उत्कर्ष एक इतिहास है, उसके बारे में जो सर्वाधिक प्रकाश है वो किस पर डालते हैं, जैन ग्रंथ डालते हैं, ठीक है ना। जैन ग्रंथों में उल्लेखित ऐतिहासिक राजा, शरणिक
और आपका कामित प्रियोत, बिंबिसार, उद्यन, जांदव वंश के राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ संपत्ति आदि हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक का। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी की शिक्षाएं, मतलब कि जो जैन धर्म था उनके अनुसार जो महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी वो कौन कौन सी थी, या कहें कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ कैसे कैसे, ठीक है ना। तो वो क्या थी, मूलतः 14 पर्वों, कहने का मतलब जो 14 जो उनके फेस्टिवल्स हैं उसमें प्राचीन ग्रंथों में संकलित थी, परंतु समय क्रम में इनका ज्ञान खो गया। तदुपरांत महावीर स्वामी के निर्वाण के 160 वर्षों पश्चात पाटलिपुत्र में प्रथम जैन समिति बुलाई गई, जिसमें 12 अंगों का संकलन किया गया। पर वहां पर आने वाले वर्षों में भी फिर इस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता पड़ी, जिसके फलस्वरूप 300 या अपन कहें कि 300 से 313 ईस्वी के मध्य मथुरा में वल्लभी में 2 अलग अलग समितियां बुलाई गई। किसके लिए? जैन ग्रंथ के लिए, ठीक है ना। जिसका एक परिणाम यह भी निकला कि जैन राज्यों के 2 पार्ट हो गए और अंततः इसमें समन्वय लाने के लिए 553 अथवा 566 ईस्वी में एक और समिति की बैठक वल्लभी में बुलाई, ठीक है ना। वल्लभी में क्या बुलाई गई? एक समिति के लिए, या अपन कहें कि एक कमेटी बुलाई गई, ठीक है। और उसी के साथ में जिसमें सभी जैन ग्रंथों को एक रूपता में लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया। क्लियर हुआ यहाँ तक का जैन ग्रंथ के बारे में डिटेल्स आपकी। और इसी के साथ में और आपके सामने ऐतिहासिक एवं समसामयिकी ग्रंथ ये कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इनके बारे में रीड आउट कर लेते हैं अब, ठीक है साथियों। तो देखिए अब इसी के साथ में ये मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, मतलब कि जो ऐतिहासिक और जो आपके समसामयिक जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए थे? मेनली उनको लिखा गया था आपका संस्कृत भाषा में। क्लियर हो? इसी के साथ में पहला पॉइंट आ रहा है आपके सामने आपका अष्टाध्यायी पाणिनि या अपन कहें कि व्याकरणिक ग्रंथ। क्लियर हुआ यहाँ तक का। जिसमें आता है दूसरे नंबर पे अर्थशास्त्र, जो किसका लिखा हुआ था? वो था आपका कौटिल्य, ठीक है। तीसरा आता है आपके सामने पतंजलि का महाभाष्य। देखिए साथियों, पतंजलि का महाभाष्य, अगर पतंजलि के बारे में कोई नहीं जानता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज के युग में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जो रामदेव जी जिस पतंजलि का ऐड करते हैं वही, ठीक है। और इसी के साथ में है 4 नंबर आपके सामने गार्ग या कहें कि गार्गी संहिता, ठीक है। 5 नंबर आ रहा आपके सामने माल विकाग्नि मित्र, जो किसकी थी? कालिदास के बारे में, ठीक है ना। और 6 नंबर आ रहा है आपके सामने मुद्राक्ष, वो किसका था? विशाखा दत्त, या अपन कहें कि विशाख दत्त। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने स्थानीय लेखन, ठीक है। स्थानीय नहीं है ये है आपका स्थानीय, ठीक है। स्थानीय लेखन उसमें कौन कौन से हैं? राजतरंगिणी, कलहन, जिसमें क्या आता है? कश्मीर का इतिहास, उसके बारे में डिटेल्स आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने जैनक पृथ्वीराज विजय, या कहें कि जननायक पृथ्वीराज विजय। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, ये क्या है? जो आपके स्थानीय जो लेखन थे उसके बारे में, ठीक है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, और आपका है रासमाता और कीर्ति कुमुदी और आपका सोमेश्वर, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे ऐतिहासिक लेखन, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने जो भारत के इतिहास में जो एक और जो कहें कि जो फॉरेन जो विजिटर हैं उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है, क्या क्या उन्होंने उन चीज़ों के बारे में बताया है, क्या क्या उन्होंने डिटेल प्रोवाइड करी हैं उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है साथियों। तो उसके बारे में देखते हैं। उसके साथ में आ रहा है आपके सामने विदेशियों के विवरण, कहने का मतलब जो फॉरेन के जो ट्रेवलर थे उन्होंने क्या क्या लिखा है, उन चीज़ों के बारे में क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जिसमें पहले नंबर पर देखिए, पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है? यूनानी। जो भी यूनानी के जो ट्रैवलर थे, जो विदेशी यात्री थे, उन्होंने क्या क्या बताया और विदेशियों ने क्या क्या बताया। जिसमें से पहले जो उनके जो विवरण के लिए जो पुस्तक है, या अपन कहें कि जो भी पर्सन्स होते हैं वो सारे के सारे हैं आपके सामने। जिसमें आता है हिस्टोरिका हेरिटेज, ठीक है ना, हिस्टोरिका हे। और इसी के साथ में आ रहा है आपके सामने इंडिका मेगास्थनीज, ठीक है। दूसरा पहला था आपके, दूसरा है इंडिका मेगास्थनीज, और तीसरा आपके सामने बेतुस्त हिस्ट्री प्यूलिनी। क्लियर हुआ? 4 नंबर आ रहा है आपके सामने भारत का भूगोल, जिसने किसने लिखा था? टालमी के द्वारा। ये कौन कौन से थे? यूनान के 4, ठीक है। इसी के साथ में आता है अपने सामने आपका कहने का मतलब चीनी का, ठीक है। चीनी का जो चीन से रिलेटेड थे, उसमें से बौद्ध धर्म के प्रचार के फलस्वरूप, ठीक है, ये एक होगा। दूसरा आ रहा है आपके सामने शुगशील, ठीक है। और तीसरा आ रहा है आपके सामने फाग्यान, और 4 नंबर आ रहा है आपके सामने हेनचांग, और इसी के साथ में आ रहा है आपका इतिशिंग। ये कितने हैं? 5, जो क्या है? भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो प्राचीन ग्रंथ है वो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने अन्य जो विदेशी यात्री हैं, या अपन कहें कि उनके और भी लेखक हैं, वो कौन कौन से थे? जिसमें से आता है तिब्बती का तारानाथ तंगयूर, और इसी के साथ में कंगयूर अशबो एवं मध्य एशिया सुलेमान, ठीक है। ये क्या थे? प्राचीन और भी अन्य जो विदेशी यात्री थे वो, ठीक है। इसी के साथ में नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने सिलसिला, वो कहाँ से थे? वो थे आपके, ये कहें कि सिलसिला थे कौन थे? वो थे आपका अलग दिगु रुजुजब,
ठीक है। और इसी के साथ में अशिब रानी फुलाला बुल्दान, क्लियर हुआ यहाँ तक का। ये क्या थे, ये हमारे विदेश के जो राइटर्स थे, अपन कहेंगे, या विदेश के जो यात्री थे, उन्होंने जो लिखा था उस चीज़ के बारे में, जो हमारे भारत के इतिहास के बारे में, ये सारे के सारे उनसे रिलेटेड डिटेल्स हैं। और इसी के साथ में चलिए अब बात करते हैं, आपके सामने और चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और भी वो चीज़ें देखते हैं। साथियों, एक बार पुनः आपको एक बेसिक सीरियल्स में आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, भारतीय इतिहास को जो जानने के जो मेन जो अपने जो पॉइंट्स थे, जो स्रोत थे, वो आपके सामने हैं। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जिसमें से धर्म ग्रंथ, अभिलेख, स्मारक और मुद्राएं, और इसके साथ में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ एवं विदेशी यात्रियों के विवरण। इन चीज़ों से रिलेटेड पूरे के पूरे वीडियो में हमने डिस्कशन किया है। आपको इसके बारे में जानकर के कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ में आपको और वीडियोज़ किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, या कहें कि इन्हीं से रिलेटेड चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आपकी राय साझा कीजिएगा। हम आपके लिए जल्द ही हाजिर होंगे कुछ नए सिलेबस के साथ में जुड़ करके, कि कुछ नई अपडेट्स के साथ में जुड़ करके हम आपको और भी ज़्यादा का ज़्यादा कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ में आपको बता दूं कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा तथा छोटों को प्यार दीजिएगा। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी अपने आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।